अब जो नेक्स्ट है वो फ्रोबिनियस मेथड है। फ्रोबिनियस मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, सिंगुलर अगर पॉइंट आ जाए कोई भी हमारे पास इक्वेशन में, तो उसके लिए फ्रोबिनियस मेथड यूज़ करते हैं। इससे पहले जो था वो ऑर्डिनरी इक्वेशन थी, वो किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हमने पावर सीरीज़ के से सॉल्व किया। अब यहाँ पे पहले एनालाइज करना है इक्वेशन को कि कोई सिंगुलर पॉइंट है या नहीं। वो कैसे करना है, जैसे 3xy ये इक्वेशन दी हुई है, 3xy डबल डेरिवेटिव प्लस वाई सिंगल माइनस वाई इक्वल 0। अब यहाँ पर ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है और ये क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स पे यहाँ पे आगे ये डिवाइड अगर हम कर दें बोथ साइड पे, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर 0 लगाएंगे एट एक्स इक्वल 0, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, 0 एक सिंगुलर पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए। अगर सिंगुलर इक्वेशन हो तो उसको फिर फ्रोबिनियस से सॉल्व करते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल n अप्रोचेस टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स सी एन एक्स एन प्लस आर, ठीक है। अब y डबल डेरिवेटिव लेना है इसका, यहाँ पर y डबल डेरिवेटिव वो लगाना है और सिंगल डेरिवेटिव की जगह इसकी वैल्यू। सॉल्यूशन ये है y इक्वल n इक्वल 0 इन्फिनिटी सी एन एक्स एन प्लस आर। अब इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इंडेक्सेस चेंज नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि अगर इसको हम एक्सपेंड करके देखें तो 0 पे क्या हो जाएगा, c0 x r हो जाएगा, फिर प्लस c1 x और x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस r, ठीक है, 1 प्लस r, फिर प्लस c2x 1 प्लस r 2 प्लस r हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से ही चलती जाएगी। और अगर इसका डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाएगा, r यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेस में, तो c(x) r माइनस 1। फिर इसका वापस से अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, r और r माइनस 1 c0 r x r माइनस 2। फिर वापस लेंगे तो मतलब ये हमारे पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसमें क्या होता है, पावर सीरीज़ में c0 c1x प्लस c2x, इसमें c0 का लेते हैं तो यहाँ पे इसका लेते हैं एक बार, तो क्या आता है c1, फिर सेकंड टाइम पे 0 हो जाता है, ये फर्स्ट टाइम पे 0 हो जाता है, फिर थर्ड टाइम लेते हैं तो ये वाली हमारे पास 0 हो जाती है कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी हमारे पास 0 नहीं हो रहा, मतलब कि टर्म्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगी कितनी भी डेरिवेटिव लेते रहें, ठीक है। तो इसका y डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n स्टार्ट होगा 0 टू इन्फिनिटी, सी एन ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n प्लस आर हमारे पास बेस में आ जाएगा, n प्लस आर सी एन एक्स, n प्लस आर में से -1 होगा तो सी एन n प्लस आर प्लस -1, ठीक है। इसका वापस से डेरिवेटिव लेंगे डबल डेरिवेटिव, तो फिर से n प्लस आर सेम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये फिर से यहाँ पर आज का मल्टीप्लाई होगा पहले, और एक पावर इसमें से माइनस होगी, मतलब -1 और -1 जो होगा -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये इक्वेशन में लगाई हुई है, ठीक है। ये कैसे लगाई हैं, अब यहाँ पर 3 लिखा, 3 के बाद ये पूरी इसकी जो भी आई थी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की, ये वैल्यू लगा दी। और सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है, एन आर माइनस 2 होता है, लेकिन यहाँ पे -1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये x है, x की एक पावर जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, कि x की पावर 1 और इसकी पावर -2 और ये 1 कैंसिल हो जाएगी तो -1 बचेगा। और फिर ये प्लस y डेरिवेटिव, ये से जो भी इसकी वैल्यू है सेम रखी और इसके भी सॉल्यूशन रख दिया। उसके बाद क्या किया है, इन दोनों में कॉमन लिया, इन दोनों में n प्लस आर कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिया, और सी एन एक्स एन प्लस आर ये जो भी कोई 3 चीज़ें इसमें कॉमन है दोनों में ले लिया। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे 3n, ये करके दिखाती हूँ, ये है उस, इसमें क्या करना है, अब ये यहाँ पर कॉमन लिया है दोनों में, तो एक तो ये समीशन कॉमन आ जाएगा, दूसरा क्या कॉमन आएगा, n प्लस आर दोनों में कॉमन है, n प्लस आर दोनों में कॉमन लिख दिया, और सी एन दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 रह जाएगा और 3 के साथ ये वाली ब्रैकेट रह जाएगी, तो मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3n प्लस 3r माइनस ये 3, ठीक है। ये भी कॉमन लिया हुआ है, ये भी कॉमन लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये तो पूरा का पूरा कॉमन लिया हुआ है क्योंकि समेशन भी लिया हुआ है, ये भी, ये दोनों भी कॉमन है, सही है। तो यहाँ पे बस प्लस का 1 हो जाएगा
और बाहर क्या लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे सी एन एक्स एन प्लस आर माइनस वन। ये भी कॉमन लिया हुआ है, ये भी कॉमन लिया हुआ है, ये बस बीच वाली जो टर्म है ये हमारे पास बच गई है। माइनस एन इक्वल ज़ीरो इन्फिनिटी सी एन एक्स एन इक्वल ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो एन प्लस आर 3n प्लस 3r माइनस 2 सी एन एक्स एन प्लस आर माइनस 1। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस आर 3n प्लस 3r माइनस 2 और ये सब सेम। फिर आगे ये करना है कि x पावर r दोनों में सेम है, इन दोनों से में समेशन में ये वैल्यू सेम आ रही है तो x r सेम कॉमन ले लिया और बाकी यहाँ पे क्या बचा n प्लस आर माइनस वन, तो r हट गया तो n माइनस वन और यहाँ पे n सिर्फ। उसके बाद ये जो हमारे पास आएंगी कॉमन लेने के बाद ये जो सॉल्यूशन आया है इसमें क्या करना है कि n की हमें पावर देखनी है कौन सी कम है। n में अगर यहाँ पे हम n की 0 लगाएं तो x पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वन हो जाएगा, मतलब ये वाली हमारे पास छोटी है। इसमें हमारे पास क्या है x की पावर कम आएगी, छोटी आएगी, सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिसमें कम आ रही है x की पावर उसमें हमें इंडायरेक्शनल इक्वेशन निकालनी है। वो कैसे कि यहाँ पे x n इक्वल 0 है तो 0 पे एक बार हम इसको रिड्यूस करेंगे और फिर वो जो मिलेगा आंसर वो हमारे पास इंडायरेक्शनल इक्वेशन आ जाएगी। और ये हर स्टेप में करना है फ्रोबेनियस के। फिर प्लस सेम रहेगा, ये जब हम लोगों ने 0 पे रिड्यूस करके एक बार टर्म लिख दी तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से स्टार्ट करके बाकी सब सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा। ये जो है हमारे पास ये इंडायरेक्शनल इक्वेशन है, ये सेम रख दी। उसके बाद ये जो है n इक्वल 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से करनी है ताकि ये दोनों भी सेम हो जाए, इंडाइसिस सेम हो जाए और सेम होने के बाद रिकरेंस इसमें से निकालना है। इसलिए तो इसमें क्या किया है कि x की भी पावर यहाँ पे डिफरेंट आ रही है, n माइनस वन से n पे करनी है तो क्या करेंगे, n माइनस वन है, अगर इसको n माइनस वन है, इसको अगर n करना है तो क्या करते हैं n की जगह n प्लस वन रख देंगे, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, n बचेगा। तो मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n प्लस वन कर दें। यहाँ पर n है तो n प्लस वन करेंगे तो ये पावर कैंसिल, यहाँ पे n है तो n प्लस वन लिख दिया, यहाँ पे भी n प्लस वन, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n प्लस वन लिखेंगे इसमें पूरे में तो यही बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या हुआ है, ये n माइनस वन इक्वल n इक्वल इंडेक्स से चेंज हुई है, n इक्वल 1 था, n माइनस वन इक्वल m रखा, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, इस इंडेक्स में हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 माइनस वन इक्वल m, तो m कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से, और m को रिप्लेस कर दिया n से, ठीक है। तो फिर n इस तरह से हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। ये से आगे यहाँ पे इंडायरेक्शनल इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे इसको और यहाँ से रिकरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडायरेक्शनल इक्वेशन के बाद यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। अभी तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या होता है कि हमारे पास पहले ये देखना है कि R1 और R2 की वैल्यूज़ कैसे रखनी है। R1 की जो बिगेस्ट वैल्यू होगी वो R1 की और लार्जेस्ट जो होगी और R2 की स्मॉल वाली होगी, ठीक है। उसके बाद ये केसेस जो आएंगे उसमें फ़र्स्ट केस ये है हमारे पास कि रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। एक तो अनइक्वल है हमारे पास दोनों रूट्स, और दूसरा ये कि वो इंटीजर्स नहीं होंगे, इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर भी नहीं है, 2/3 मेरे ख्याल से 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो क्या हो गया, ये इंटीजर भी नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में यही है कि अगर इंटीजर नहीं होता हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन कैसे आते हैं, c1 y1x प्लस y2x, इस तरह से सॉल्यूशन कोई बनते हैं, ठीक है। r इक्वल, अब ये जो रिकरेंस फार्मूला आया है इसमें हमें पहले r की वैल्यू 2/3 लगानी है, फिर 0 लगा के फिर n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे इसकी सीरीज़ पूरी देखनी क्या बन रही है। तो पहले r/2 पे रिकरेंस में r/2 लगाया, जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे 2/3 लगाया, यहाँ पे 2/3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पे 2/3 लगाया तो ये रिकरेंस फार्मूला बन गया r इक्वल 2/3 के लिए, और 0 के लिए ये बन गया, ठीक है। फिर क्या किया, इसकी n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे इसको चेक किया है इसकी सीरीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये n की जब 0 लगाएंगे तो n की 0 पे c1 आएगी और फिर ये वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पर भी n की डिफरेंट वैल्यूज़ लगाई हैं तो ये बन गया पूरा फार्मूला। एंड में nth टर्म कैसे बनाई है, nth टर्म में ये है कि यहाँ पर जिस तरह से सीरीज़ बन रही थी, पहले 1 फैक्टोरियल आ रहा था, फिर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैसे, 1 × 2, तो 1 2, ये 2 फैक्टोरियल और 5 और 8 रिमेनिंग बच रहे थे, सेम रख दिए। फिर 1 2 और 3 फैक्टोरियल बन रहा है और 5 8 और 3 सेम रख दिए, 5 8 और 11। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, 1 फैक्टोरियल आ रहा था, फिर 2 फैक्टोरियल आ रहा था, फिर 1 2 और 3 फैक्टोरियल, 1 4 7 सेम आ रहा था।
तो खैर यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल आ रहा है। मतलब जब हम लोगों ने एन की वैल्यू, मतलब ये एन के लिहाज से इसकी फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है। पहले 1 फैक्टोरियल था, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मतलब nth टर्म में हमने n फैक्टोरियल रख दिया। बाकी जो बच रहा था नंबर्स वो कौन से थे, 5, पहले 5 आया, फिर 8 आया, फिर 11 आया। तो 5, 8, 11 इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। अब 5, 8 और 11 के लिए अगर देखें तो किस तरह से बन रहा है, इस तरह से ये इंक्रीज़ होता जा रहा है नंबर। जैसे 3n+2, अगर मैं यहाँ पे 3n इसकी वैल्यू 1 रखूँ, 1 n की, +2 = 5, पहली 5 वैल्यू आएगी। अगर मैं 2 रखूँगी तो 3 2 6 +2 6 7 8 8, फिर 3 3 9 10 11। तो मतलब 5 8 11 यही आ रहे हैं, 5 8 11। तो इस तरह से चीज़ चल जाएगी और इसकी nth टर्म ये हो जाएगी। ठीक है, फिर C0, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा था, एक तो n फैक्टोरियल आ रहा था। ठीक है, फैक्टोरियल n की वैल्यू से ये इंक्रीज़ होते जा रहे थे नंबर फैक्टोरियल से, और बाकी 1 4 और 7 ये आ रहे थे नंबर 1 4 7। अब इसके लिए भी देखनी है कैसे बनेंगे ये। 3n+1 अगर इसमें वैल्यूज़ लगा के देखें, 3 1 3 4, फिर 2 लगाएंगे, 3 6 +1 7, 3 9 +1 3 9 +1 10। खैर ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे जब 0 लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगी। 1 4 7 1 4 7 वही नंबर बन रहे हैं, तो मतलब इसकी nth टर्म ये हो जाएगी। इसके बाद y1 इक्वल, यहाँ पे अगर हम C0 कॉमन ले लें, और ये किस पे वैल्यूज़ आ रही थी, x r 2/3 पे वैल्यूज़ आ रही थी। तो x 2/3 हम लोगों ने इसके रख दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 2/3 पे ये हमारे पास बन रहा है पूरा सॉल्यूशन। अब इसकी जो है एक टर्म एक्सपेंड करके लिख दिया, और बाकी ये समेशन जो स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया। ये वाली में भी एक ही है कि 1 से स्टार्ट किया, बाकी सेम रख दी। ये x पावर 0 पे है आंसर, और ये 2/3 पे है। फिर यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, C1 कांस्टेंट में अगर लिखना चाहे, C1 y1 ऑफ x, और ये C2, ये दो इसकी वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस आ गए। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगा दें तो ये आंसर हो जाएगा।